आपके लिए एक नया टॉपिक, नया तंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। मानव तंत्र में दूसरा तंत्र की बात मैं कर रहा हूँ, मानव श्वसन तंत्र। जब मैं मानव तंत्र की बात कर रहा हूँ तो जो भी तंत्र की मैं बात करूँगा, भले मैं श्वसन तंत्र कहूँ तो भी वो मानव श्वसन तंत्र की ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखें, एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं कि वॉच द डायग्राम। चित्र को देखिए, चित्र देखकर अंगों के नाम लिखिए, श्वसन तंत्र के अंगों के नाम। तो हम यहां से जाएं तो सबसे पहला इस चित्र को देखते हैं। पहला अंग हमारा है नासिका, तो यहां पाई जाती है। फिर नासिका जहां खुलती है इसको कहते हैं मुख या ओरल कैविटी। फिर एक यहां पे लैरिंक्स। तो ये हमारे लैरिंक्स कहां आता है? ग्रसनी में, ग्रसनी। फिर श्वास नली, श्वास नली से बाद श्वसनी, और श्वसनिकाएं भी होती हैं आगे पतली पतली। ये इनको जो सब श्वसनिकाएं मिलकर के और ये सब मिलकर के एक स्पंजी अंग बनाती हैं, जिसे हम फेफड़े कहते हैं, फुफ्फुस। तो फेफड़े और मध्यपट। तो अभी मैं अब डिटेल में हम इनके अंग के नाम यहां लिखेंगे। हमने क्या सीखा इस चित्र को देखकर? तो पहला है हमारा श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी श्वसन तंत्र, अधो श्वसन तंत्र या नीचे का श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और मांसपेशियां। तो हम पहले तो श्वसन तंत्र के, मानव श्वसन तंत्र के 3 भाग हैं। मानव श्वसन तंत्र के अंग, इनकी बात करें तो पहला ऊपरी श्वसन तंत्र। इसमें जो अंग आते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के, वो है हमारे 3 से 4 तंत्र हैं, 3 से 4 अंग है। पहला है एक हमारा नासिका। सबसे पहले कहां से शुरू किया? नासिका, ये नाक, नासिका। ब मुख, स, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, देखें आप, ठीक है। ग्रसनी, और द स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। ये 4 ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग हैं। आपको पूछ लें ऊपरी श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए, तो आपको ये 4 नाम लिखने हैं: नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरतंत्र। ऊपर ऊपर नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरतंत्र यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये 4 अंगों को हमने बात कर ली, ठीक, यहां तक की। अब निचला श्वसन तंत्र, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 नंबर, निचला, अधो भी कहते हैं निचला श्वसन तंत्र। इसमें भी जो अंग होते हैं इनके नाम मैं आपको लिख के बता दूंगा, और आप इनके सबके अंगों की, ये भी सोचें, ये सब अंगों को हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखते रहे वीडियो को। जब इसकी डिटेल एक एक अंग की मैं बताऊंगा, किसका क्या कार्य है, कौन क्या कार्य करता है, इसका क्या महत्व है, ये सब बात हम करेंगे, कैसे बना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आ गया श्वास नली, और है श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका। कौन से आएंगे? श्वसनी। इनके इंग्लिश में नाम भी जब मैं एक एक लूंगा बता दूंगा। श्वसनी व श्वसनिका।
का। फिर है स फुफ्फुस या फेफड़े, इनको फुफ्फुस भी कहते हैं। फु फु स। तो ये हमारे निचला श्वसन तंत्र हुआ। यहां तक आप देख लीजिए, लिख लीजिए, आगे के मैं लिखूंगा तो आप उसको पूरा ध्यान से देखें। अगला कौन सा था हमारा? मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां क्या है? तीसरा हमारा भाग है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां। तो देखो हमने अभी देखा था, ऊपरी का देख लिया था, फिर निचले का क्या था? श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े, श्वसनिकाएं भी इसमें आती है। फिर मांसपेशियों में क्या आएगा? मध्य पट और मध्य पट, और ब है अपना विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की पसलियों, जो हमारे रिब्स होती है, पसलियों की पेशियां। यहाँ महसूस करें, यहाँ पे होती है हमारी पेशियां, पसलियां होती हैं, इन पसलियों की पेशियां जो दबाने करने का कार्य करती हैं। तो ये हो गया हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग। अब हम आगे एक एक अंग को डिटेल से पढ़ेंगे। हम देखें इसको सबसे पहले नासिका। हमारी नासिका भी आप जानते हो, नाक को टच करके देखें आप। नाक सबने देखा है, इसी को नासिका कहते हैं। ये शरीर से बाहर निकला हुआ एक अंग है, पहला अंग हमारा है नासिका। इसका हम बात करते हैं। तो नासिका की संरचना में हम बात करें तो क्या होता है? एक तो इसमें बीच में दीवार होती है। इस दीवार को हम क्या कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तो और किसकी बनी होती है? तो ये कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज, उपास्थि कहते हैं इसको, ठीक है। और ये बहुत पतली होती है, इसमें बहुत सारी रक्त की केशिकाएं पाई जाती है, केशिकाएं, रक्त केशिकाएं, ठीक है। तो ठीक है, और इसमें आपने देखा होगा बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल, या पक्षमार्ग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पक्षमार्ग, ठीक है, जिनको इंग्लिश में सीलिया है। और नाक को हम नासिका को नेजल कैविटी कहते हैं, नेजल कैविटी, पहला अंग है हमारा। और नासिका में हमने देखा कि हम अगर थोड़ा सा इसके अध्ययन करें, हमने देखा हुआ है, हमारा नाक सब जानते हैं, इसमें बाल होते हैं जिनको पक्षमार्ग कहते हैं। केशिका इस बीच की दीवार पे बहुत पतली पतली खून की बहुत सारी नलियां होती है, इसीलिए कई बार गर्मी में ये नलिकाएं फट जाती है तो हमारा रक्त आने लग जाता है नाक से। और कार्टिलेज की बीच की जो दीवार है, तो ये इसको दो भागों में बांटती है। तो नासिका के दो द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? दो द्वार होते हैं, ठीक। यह बाहर की वायु को अंदर लेने का कार्य करता है। अंदर इसी के माध्यम से हमारे अंदर हवा, वायु अंदर प्रवेश करती है शरीर में। तो ये प्रवेश द्वार है। क्या है? वायु का प्रवेश द्वार। अब जो वायु है वो शुद्ध है, कोई जरूरी नहीं। हवा में बहुत सारे कण फैले रहते हैं, कई प्रकार की चीजें हैं। गंदगी, कहीं हम गंदगी के पास से जा रहे हैं, वहां उसके डर्ट कण है, वहां है, कहीं मिट्टी उड़ रही है तो वो है। तो इसके लिए ये जो पक्षमार्ग, इसका क्या कार्य है? बाल क्यों लगाए गए? तो यहाँ से वायु शुद्ध होकर के, साफ होकर के, एक बार उसके जो बड़े कण, पराग कण, बाल क्या करते हैं? बाल पराग कण, इनसे एलर्जी होती है। पराग कण, बड़े जीवाणु,
जीवाणु और मिट्टी के कण आदि को रोक देते हैं और वायु को शुद्ध करके अंदर प्रवेश कराते हैं। अब ये जो मिट्टी के कण, इसके अलावा जो हमारी दीवार ये होती है बहुत चिकनी होती है, इसमें श्लेष्मा होता है। ये श्लेष्मा क्या करता है कि ये जो बाहर से मिट्टी के कण और ये आते हैं उससे चिपक के जम जाते हैं और हवा के साथ अंदर नहीं जाते। इस तरह से हवा को शुद्ध किया जाता है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारे नासिका का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं, अपने अगला अंग है मुख। दूसरा अंग कौन सा है? मुख। इस पे जाएं, मुख पे जाएं, मुख को देखें आप। तो मुख की बात करें तो वहां की भी चर्चा हम करेंगे। नासिका के बाद, नासिका कहाँ आके खुलती है? नासिका मुख कैविटी के अंदर खुलती है। नासिका मुख है ना। तो नासिका का जो पिछला हिस्सा है वो मुख द्वार में आके खुलता है। अब मुख द्वार द्वितीय श्वसन अंग है। कैसा है? द्वितीय श्वसन अंग है। यह भी वायु को अंदर लेने का काम आता है, लेकिन मजबूरी में बहुत कभी ऐसी स्थिति एक नाक काम नहीं कर रहा है तो आपका नासिका काम नहीं कर रही है तो मुख से हम श्वसन करेंगे। लेकिन मुख से किया गया श्वसन में जो वायु होती है वो उतनी शुद्ध नहीं है जितनी हमारी नाक से ली गई वायु। ठीक है। इसके बाद हम बात करें ग्रसनी। ये मुख जो है, पीछे मुख कैविटी कहाँ जाके खुलती है? ग्रसनी में। ये बात ग्रसनी है हमारा, ग्रसनी में जाके खुलती है। ग्रसनी हमारा तीसरा अंग है जो ग्रसनी हमारे उसको श्वसन नली से जोड़ती है, वायु को श्वसन नली तक पहुंचाने का कार्य करती है। पहला हम अगर देखें तो ग्रसनी क्या करेगी? ग्रसनी मुख कैविटी से वायु को लेकर के और कहां तक पहुंचाएगी? श्वास नली तक, लैरिंक्स से होते हुए। ठीक है। तो मुख के बाद है हमारा तीसरा अंग है ग्रसनी। जब ग्रसनी में, ठीक, और ग्रसनी जहां होती है वहां एक वो अपना दो नलियां हैं, श्वसन नली और भोजन नली, दोनों पास में होती है। तो वहां पे एक ढक्कनदार हमारा एक ढक्कन होता है जिसे कहते हैं हम पल्ला भी कहते हैं, और एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस होता है। और एपिग्लोटिस भोजन को श्वसन नली में घुसने से रोकता है। एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? तो एपिग्लोटिस भोजन को श्वसन नली में प्रवेश करने से रोकता है, क्योंकि भोजन अगर श्वसन नली में चला जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भोजन श्वसन नली में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें कहा जाता है कि खाते समय हमें हंसना नहीं चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम बातें करेंगे तो वो भोजन हमारे श्वसन नली में चला जाएगा और हमें परेशानी हो जाती है। ठीक है। आगे चले हम। तो ये हमारा ग्रसनी है। ये भी 3 भागों में बांटी हुई है। ग्रसनी के भी 3 हिस्से हैं। ठीक। नासा ग्रसनी, ग्रसनी के देखो मैं 3 भाग बना देता हूं। नासा ग्रसनी, फिर हमारी है मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। नासा ग्रसनी, नाक से जो ग्रसनी, या नाक से जुड़ी यहाँ पर ग्रसनी, और फिर मुख ग्रसनी और मुख ग्रसनी, और तीसरा भाग है हमारा अधोग्रसनी, नीचे का। तो तीसरा भाग मैं यहां लिख देता हूं, 1, 2 और 3 हमारा है अधोग्रसनी। ये हमारे 3 भाग ग्रसनी के हो गए। ठीक है। तो अधोग्रसनी जो होती है वो जा करके हमारी लैरिंक्स, स्वर यंत्र में खुलती है। और अधोग्रसनी में हमारे, मैंने जो बताया आपको, घाटी द्वार, इसको क्या कहते हैं? घाटी द्वार। एपिग्लोटिस का दूसरा नाम क्या है? घाटी ढक्कन भी कहते हैं। घाटी ढक्कन।
और इसका कार्य मैंने बता दिया। घाटी ढक्कन को अंग्रेजी में एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द को मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एपिग्लोटिस। आपको परीक्षा में आ जाए एपिग्लोटिस का क्या कार्य है, घाटी ढक्कन का क्या कार्य है, तो हमें लिखना है यह भोजन को श्वसन नली में प्रवेश से रोकता है। तो यहां तक हमारा कार्य हो गया कि ग्रसनी के क्या कार्य है और ग्रसनी की क्या संरचना है, इस पे हमने बात करी। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है चौथा अंग है हमारा फैरिंक्स या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र नाम से ही पता है कि हम जो बोल पाते हैं वो बोलने का आधार ये स्वर यंत्र ही है। या चौथा अंग कर दीजिए आप, स्वर यंत्र। ये जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र का क्या कार्य है? स्वर यंत्र से होते हुए वायु हमारे श्वास नली में प्रवेश करती है, श्वास नली में जाती है। और ये स्वर यंत्र में दो एकदम पतले पर्दे होते हैं, उनके बीच से वायु अंदर जाती है और बाहर आती है। हम जो भाषा बोलते हैं, हिंदी या अंग्रेजी जो भाषा बोलते हैं, इन भाषाओं में बोलने के लिए हम हमारी बाहर आने वाली पल्मोनिक एयर मतलब फुफ्फुस एयर का उपयोग करते हैं। और इसी स्वर यंत्र के पास आकर के वो हवा, हम जैसे जैसे उस पर्दे का वाइब्रेशन होता है, कंपन, उसके आधार पर हमारे शब्द बाहर निकलते हैं और उसको हम आवाज क्रिएट। तो हमारा कोई पूछे एक प्रश्न बहुत जीके का अलग है, ये अंग्रेजी से रिलेटेड है, फोनेटिक्स से रिलेटेड, पर मैं बता देता हूँ साइंस और फोनेटिक्स भी साइंस है, ठीक है, कि हमारी हम जो बोल पाते हैं उसका कौन सी एयर स्ट्रीम है, तो ये एयर स्ट्रीम बाहर आने वाली, ठीक है ना, बाहर आने वाली पल्मोनिक एयर या फुफ्फुस प्रवाह है, ठीक है, वायु का प्रवाह जो बाहर आते हुए उसको रोक करके हम नई नई आवाजें पैदा करते हैं। ठीक, आगे चले तो लैरिंक्स बहुत छोटा सा अंग है, इसके बारे में मैंने बता दिया। इसमें वोकल कॉर्ड होती है जिसके कारण आवाज पैदा होती है, जिसमें मैंने कहा स्वर यंत्र में जो उसको होते हैं वोकल कॉर्ड, क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड, CHORD होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है ना। और वोकल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं स्वर रज्जु, वोकल यानी आवाज, स्वर रज्जु। यहां तक क्लियर? एक एक चीज हम छोटे छोटे पॉइंट को पूरा क्लियर कर रहे हैं आपके लिए। फिर वोकल कॉर्ड के आगे हमारा कौन सा श्वसन तंत्र शुरू हो जाता है, अधो श्वसन तंत्र या निचला श्वसन तंत्र शुरू हो जाता है, जो है हमारी निचले श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा था, याद कीजिए, तो स्वर यंत्र उसी को जोड़ता है और वो है श्वास नली। कौन सा अंग है, श्वास नली, ठीक है। एक चित्र मैं कोशिश करता हूं बनाने की, अच्छा बन जाए, जैसा भी बने ट्राई हमें करना चाहिए रोज हम अपने, तो पर हमें समझने के लिए चित्र बनाना है बहुत। तो ये हमारा स्वर यंत्र है, क्या है, स्वर यंत्र। और ये हमारी श्वास नली है, श्वास नली। और यहां पे हमारे इसको कहते हैं श्वसनिका, क्या कहते हैं, श्वसनिका, ठीक है। इसको कहते हैं श्वसनी, सॉरी क्या कहेंगे, श्वसनिका नहीं कहेंगे, इसको श्वसनी कहेंगे। दो श्वसनी है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। तो दो भागों में श्वास नली आगे आकर के दो भागों में बढ़ जाती है, तो दो श्वसनी में बढ़ जाती है। एक श्वसनी का नाम है हमारा
दाई और दूसरी का बाई, ठीक है। और ये श्वसनी आगे आकर के बहुत छोटी छोटी पतली पतली बहुत सारी नलियों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका। इंग्लिश में इनके लिए शब्द क्या है ये भी मैं बात करूंगा। तो श्वास नली जो है ये आगे आकर के स्वर यंत्र से शुरू होकर के ये कार्टिलेजस टिश्यू से बनी होती है। रिंग, एक पे एक रिंग की तरफ बनी हुई है, आप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला, इसके अंदर जो चमड़ी अंदर की तरफ का जो हमारी त्वचा है वो उपकला जो है वो पक्षमापी होती है, इसमें भी सीलिया होते हैं, ठीक है। और यह सी आकार के छल्ले, देखो सी आकार के छल्ले बने होते हैं, इनसे मिलके बनी होती है। इनको उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज मैंने पहले भी बता दिया, उपास्थि से बने होते हैं, ठीक। ये आकर के श्वसनी में मिलते हैं, श्वसनी दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। और इनको श्लेष्मा का निर्माण करती है। यहाँ पे जो श्वसनी की प्राइमरी ब्रोंकाई है ये श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। और शुद्ध यहाँ पे श्लेष्मा रहता है, जिससे क्या होता है जो भी वायु आती है उसकी जो भी कण वण है वो श्लेष्मा में चिपक जाता है और शुद्ध वायु फेफड़ों के अंदर जाती प्रेषित होती है। दूसरा अंग है हमारा श्वसनी। श्वसनी दो हुई मैंने बता दिया, दाई और बाई, और इससे ही हमारे फेफड़ों का निर्माण होता है। ऐसी श्वसनी कई श्वसनिकाओं में बढ़ती है। अगला अंग क्या है हमारा? ये था हमारा पहला अंग अधो श्वसन तंत्र में। दूसरा इसमें हमारा था श्वसनी, इसको इंग्लिश में ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। और श्वसनिका ये आगे जाकर के किस में बढ़ जाती है? श्वसनिका। और श्वसनिका कितनी है? बहुत सारी हैं। ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंक्यूल भी ऐसे बढ़ते बढ़ते शाखाओं में, ब्रांच में बढ़ते बढ़ते अंतिम जो ब्रोंकाई होती है उसको टर्मिनल ब्रोंकाई कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल श्वसनिका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ठीक है। और इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे ही हमारे कुपिकाएं होती है। क्या होती हैं? कुपिकाएं। कुपिकाएं क्या कहते हैं? कुपिकाएं, जिनको इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई। और ये कुपिका ही ऐसा स्थान है जहां पे हमारे रक्त में से गैसों का आदान प्रदान होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, तो फुफ्फुस के अंदर कुपिकाओं में होता है। यहाँ रक्त की बहुत सारी केशिकाएं होती है, पतली 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 रक्त की नलिकाएं होती हैं इस कुपिका में, हजारों लाखों। और उन पतली नलिकाओं में रक्त बहता है और उस कुपिकाओं के बाहर की तरफ तो गैसें हैं और अंदर की तरफ रक्त में जो गैस साथ में लाई गई है वो होती है। तो इनका आदान प्रदान साधारण परासरण द्वारा होता है। कैसे होता है ये भी पूछा जाए तो परासरण द्वारा होता है। तो यहां तक बात होगी। कुपिकाएं कितनी होती हैं? कितनी होती है? 30 मिलियन लिखा है। कितना? अब मिलियन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो बराबर 30 लाख कितनी कुपिका होती है? 30 लाख कुपिका लगभग हमारे एक फेफड़े में होती है। ठीक, आगे चले हम। इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और ये फेफड़े, ये जो आगे श्वसनिका जिसमें खुलती हैं जो अंग है ये फेफड़े हैं। अब हम फेफड़ों की बात करें, ठीक है। तो फेफड़े दो होते हैं हमारे, दाया और बाया। तो अगला अंग हम ले लेते हैं फेफड़े। फेफड़े। अब हम फेफड़ों की बात करें, फुफ्फुस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फुफ्फुस, या हम इसको इंग्लिश में लंग्स भी कहते हैं, LUNGS, ठीक है। तो फेफड़े या फुफ्फुस ये स्पंजी अंग है। कैसा अंग है? स्पंजी।
और आपने देखा ही बहुत सारी ब्रेंक्यूल और उसके ऊपर एल्वियोलाई, टर्मिनल एल्वियोलाई पे से मिलकर के ये बना होता है। तो एक ये स्पंजी उत्तकों का बना होता है। और इसमें हम बता दो कुछ बातें कि दायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है लंबाई में, दायां फेफड़ा लंबाई में छोटा, लेकिन चौड़ाई अधिक होती है, चौड़ाई अधिक बाएं से, ठीक है। और बाएं की चौड़ाई कम, लंबाई अधिक। दाएं फेफड़े के दो भाग होते हैं, दो भाग जिनको लोब कहते हैं। दायां फेफड़ा दो लोब में बटा होता है, तो इनको लोब्स कहते हैं, या इनके दो भाग होते हैं, ठीक। और बाएं फेफड़े में इसी तरह से दाएं फेफड़े की हमने बात कर ली, तो बायां फेफड़ा है ना, इसमें हमारे तीन भाग होते हैं, तीन लोब होते हैं। थ्री लॉब्स, ठीक है, यहाँ पे टू लॉब्स, ओके। ये हमारी श्वसन अंग फेफड़ों के बारे में भी बात हो गई हमारी। अब फिर हम अब आते हैं, हमारा अगला अंग है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां, तो कुछ आपको समझ में आ गई, एल्वियोलाई समझ में आ गई, कितनी एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है। और O2 और CO2 का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो हमें कहना है कुपिकाओं में होता है, एल्वियोलाई में होता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां कितनी है, तो हमने दो अंगों की बात करी थी, एक तो पसलियों की विशेष प्रकार की पेशियां, और एक था हमारा मध्यपट। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हमारा मध्यपट। इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, मध्यपट। इसको इंग्लिश में डायफ्राम कहते हैं, DIA, डायाफ्रैम, डायफ्राम। डायफ्राम कहें इंग्लिश में, कई बार किताब में प्रश्न जब परीक्षा पूछा जाता है कि ऐसे ही लिख दिया जाता है डायफ्राम के कार्य लिखिए, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, डायफ्राम कोई और नहीं है, इसी को मध्यपट भी कहते हैं। तो मध्यपट के कार्य लिखिए, ये यहाँ फेफड़ों से नीचे होता है। कहाँ होता है, फेफड़ों से नीचे होता है, ठीक। और इसका कार्य क्या है, यह पेशीय अंग है जो बार बार फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और रिलैक्स होता है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो एक बार सिकुड़ता है, फिर वापस फैलता है, ठीक। तो ये किस तरह से श्वसन में मदद करता है मैं आगे बताऊंगा। जैसे फिजियोलॉजी की बात करेंगे, श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, श्वसन कैसे होता है, ये पूछा जाए परीक्षा में प्रश्न, तो हमें ये सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हमें ये लिखना है कि होता कैसे। तो हमें वो बात मैं शुरू करने वाला हूँ, श्वसन की क्रियाविधि। अब हमारी बात क्या आएगी, श्वसन की। और एक पेशियां और होती है हमारी, मैंने एक बात इस पेशी अंग में दूसरा था कि विशेष प्रकार की पसलियों की पेशियां, ये भी पेशियां पसलियों को ऊपर नीचे होने में मदद करती है, जिससे फेफड़ों में हवा आती है तब फूल जाते हैं, और हवा जब बाहर निकलती है तो वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें मदद करती है, हवा बाहर निकालने और अंदर लेने में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी, तो हम आगे इसकी चर्चा करें। श्वसन की क्रियाविधि पे हम जब बात करते हैं तो हम बात करेंगे डायफ्राम की। डायफ्राम जो है, डायफ्राम जिसको हमने मध्यपट भी कहा या मध्यपट, ये जब फैलता है, दो काम होते हैं जब पसली मांसपेशियों से बना हुआ अंग है, तो ये एक तो फैलता है, क्या होता है, फैलता है, और दूसरा है सिकुड़ता है। तो जब फैलता है तो क्या होता है, ये नीचे जाता है, नीचे जाने से इसमें फुफ्फुस या फेफड़े कर दे, सीधा आसानी से याद रहेगा, फेफड़ा का आकार बढ़ता है, ज्यादा जगह मिलती है उनको फैलने के लिए, बढ़ता है, आयतन बढ़ता है दूसरे शब्दों में। और आयतन बढ़ता है
तो दबाव कम होता है, दाब कम होता है, दाब कम होता है। किसका? फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो जाता है। जब वायु दाब कम फेफड़ों के अंदर कम हो जाता है और हमारे बाहर के वातावरण का वायु दाब ज्यादा होता है तो हवा अंदर जाएगी और इसको हम अंतःश्वसन कहते हैं। क्या होगा? अंतःश्वसन, अंदर की तरफ लेना, ठीक है। और जब सिकुड़ता है तो क्या होता है? सिकुड़ता है तो डायफ्राम ऊपर उठता है, डायफ्राम ऊपर उठता है तो ऊपर उठने से फेफड़ों को फैलने के लिए जगह कम मिलती है, तो फेफड़ों का आकार कम हो जाता है। फेफड़े का आकार या आयतन, आयतन शब्द लिख तो और अच्छा होगा, दोनों समझ लेना, आयतन और आकार एक ही बात है। आयतन कम हो जाता है, जिससे अंदर का दाब बढ़ जाता है, फुफ्फुस के अंदर का वायु दाब या दाब बढ़ जाता है। बहुत सरल तरीका है ना। और अंदर का वायु दाब बढ़ेगा तो अंदर की वायु बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये उत्श्वसन होता है। क्या कहलाता है? उत्श्वसन, ठीक है। तो ये हमारा अंतःश्वसन, उत्श्वसन, ठीक है। इस तरह से हम ये क्रियाविधि है श्वसन की, मैंने पूरा बता दिया। अब आंतरिक श्वसन अलग अलग चीज है, वो मैं हम बाद में बताएंगे जब हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।